वेल गाइस, मूवी टाइम विद आतिक में आप सभी का स्वागत है। आज की इस एपिसोड में आपको अपनी पर्सनल फेवरेट साइकोलॉजिकल हॉरर फिल्म की कहानी सुनाने वाला हूँ। ये मूवी आज भी रोटेन टमाटोज़ पर 98% फ्रेश है और इस मूवी का नाम है गेट आउट, जो साल 2017 में रिलीज़ हुई थी। सो गाइस, विद दैट बीइंग सेड हम लोग ये वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है एक ब्लैक आदमी के साथ जो एक रात एक सुनसान रास्ते पर वॉक कर रहा था। वो किसी से बात कर रहा था फ़ोन पे, तभी अचानक वहाँ पर एक कार आता है और उस कार में से एक आदमी उतरता है और उसे किडनैप कर लेता है। अब दोस्तों, मैं स्पेसिफिकली यहाँ पर ब्लैक क्यों बोल रहा हूँ, उसका मूवी में बहुत बड़ा रीज़न है जो मैं आपको एंड में बताऊँगा। दोस्तों, अब यहाँ से कहानी मुड़ती है एक और ब्लैक आदमी की तरफ जिसका नाम था क्रिस। और क्रिस पेशे से एक फ़ोटोग्राफ़र था। उसकी एक गर्लफ्रेंड थी जो कि वाइट थी और इस वीकेंड क्रिस अपने गर्लफ्रेंड के फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने वाला था उनके फैमिली हाउस पर। गाइस, क्रिस को यहाँ पर काफ़ी चिंता था क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड जिसका नाम रोज़ है, उसकी फैमिलीज़ को ये नहीं पता था कि क्रिस एक ब्लैक है। लेकिन तभी उसका गर्लफ्रेंड उसे बताती है कि तुम टेंशन मत लो, मेरी फैमिली बिल्कुल भी रेसिस्ट नहीं है। फाइनली घर से निकलने से पहले क्रिस अपने दोस्त रॉड को कॉल करता है जो कि एक पुलिस डिपार्टमेंट में काम करता था। क्रिस रॉड को बताता है कि वो कुछ दिनों के लिए उसकी गर्लफ्रेंड और उसकी फैमिली मेम्बर्स के साथ वीकेंड एंजॉय करने जा रहा है, इसीलिए हो सके तो उसके कुत्ते का ध्यान रखने के लिए। इसी के साथ क्रिस और रोज़ दोनों निकल पड़ते हैं कार लेकर और रास्ते में उनके कार का एक हिरन के साथ एक्सीडेंट हो जाता है। तभी वो लोग जल्दी से पुलिस को कॉल करते हैं। लेकिन दोस्तों, एक बात काफ़ी अजीब थी, जब एक्सीडेंट हुआ था उस वक्त कार रोज़ चला रही थी, लेकिन पुलिस वाला बार बार क्रिस का ड्राइविंग लाइसेंस मांग रहा था। यहाँ पर रोज़ को काफ़ी गुस्सा आता है क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था सिर्फ और सिर्फ क्रिस ब्लैक है बोल के वो पुलिस वाला उसे तंग कर रहा है। लेकिन यहाँ पर जल्दी ये मामला ख़त्म हो जाता है और वो लोग पहुँचते हैं रोज़ के फैमिली हाउस पर। दोस्तों, रोज़ के फादर का नाम था डीन जो कि एक न्यूरो सर्जन था और उसकी माँ का नाम था मिसी जो कि एक हिप्नोथेरेपिस्ट थी। रोज़ का माता पिता क्रिस को काफ़ी अच्छी तरीके से वेलकम करता और वो क्रिस को देखकर काफ़ी खुश भी थे। उस घर में दो नौकर थे, एक का नाम था वॉल्टर और एक का नाम था जॉर्जिना, और दोनों ही ब्लैक थे। ये देखकर क्रिस को थोड़ा अजीब लगता है कि यार पूरा वाइट फैमिली है और उस घर में दो ब्लैक नौकर। लेकिन इससे पहले और कुछ वो सोचता, वहाँ पर रोज़ का फादर उसे बताता है कि ये दोनों इस घर पे तब से हैं जब रोज़ का ग्रैंडफादर ज़िंदा थे और उनके मर जाने के बाद वो दोनों हमेशा के लिए इसी घर में रह जाते हैं। चलो, ये बात सुनकर क्रिस को काफ़ी अच्छा लगता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ था जो क्रिस को काफ़ी अजीब लगता है। वो दोनों ही नौकर काफ़ी अजीब तरह से बातें कर रहे थे। उनका एक्सप्रेशन, उनके बात करने का तरीका काफ़ी एबनॉर्मल था। उस दोपहर वहाँ पर रोज़ का भाई आता है जेरेमी, जो शुरुआत में तो काफ़ी अच्छा लग रहा था लेकिन धीरे धीरे वो क्रिस के साथ बदतमीज़ियाँ करते, जिसके चलते रोज़ के माता पिता काफ़ी गुस्सा होता है और रोज़ भी काफ़ी गुस्सा हो जाती है। वो दिन इसी तरह एक दूसरे के साथ बातें करने में ही कट जाता है और रात को जब क्रिस सोने जाता है तब उसे नींद नहीं आ रही थी। क्रिस घर के बाहर सिगरेट पीने के लिए निकलता है, तब वो देखता है कि वॉल्टर उसके तरफ काफ़ी अजीब तरीके से दौड़ते हुए आ रहा है। लेकिन इससे पहले वो उससे टकराता, वो अपना रास्ता मोड़ लेता है। क्रिस को यहाँ पर थोड़ा स्ट्रेंज फील होता है। वो सोचता है कि हटाओ यार, मैं स्मोक नहीं करूँगा, मैं घर पे जाता हूँ। जैसे ही वो घर पे घुसता है, वहाँ पर मिसी एक कमरे में बैठी हुई थी और वो क्रिस को उस कमरे में बुलाती है। मिसी क्रिस को बताती है कि तुम्हारा ये जो स्मोकिंग एडिक्शन है, मैं उसको अपने इस थेरेपी के ज़रिए ठीक कर सकती हूँ। क्रिस यहाँ पर थोड़ा हिचकिचाता है। तब मिसी वहाँ पर क्रिस से उसकी माँ के बारे में पूछता है जो कि एक कार एक्सीडेंट में बहुत पहले मर चुकी थी। क्रिस ये स्टोरी सुनाते सुनाते रो रहा था और तब हम देख रहे थे मिसी के हाथ में एक कप था और वो उसमें बार बार स्पून घुमाए जा रही थी। दोस्तों, ये एक मेथड था जिसके ज़रिए वो एक्चुअली क्रिस को हिप्नोटाइज़ कर रही थी। अचानक क्रिस अपने आप को एक ब्लैक स्पेस में गिरता हुआ पाता है जहाँ पर से वो अपने बॉडी को हिला नहीं पा रहा था, बिल्कुल पैरालाइज्ड हो गया था। वो सब कुछ देख पा रहा था, सुन पा रहा था, लेकिन कुछ भी कर नहीं पा रहा था। मिसी इस प्लेस को द संकन प्लेस बोलती है और वो बोलती है कि इसके बाद तुम्हारा स्मोकिंग एडिक्शन हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। जब सुबह क्रिस का नींद टूटता है तब उसे ये सारा चीज़ एक सपने की तरह लग रहा था, अंटिल वो वॉल्टर से मिलता है। वॉल्टर उससे रात के लिए माफ़ी मांगता है और वो उसे बताता है कि तुम कल रात काफ़ी देर तक मिसी के रूम में थे। यहाँ पर क्रिस को ये समझ में आ जाता है कि कल रात जो कुछ भी हुआ था वो एक सपना नहीं था। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर जब क्रिस वॉल्टर के साथ बात कर रहा था, यहाँ पर हम फिर देखते हैं कि वॉल्टर काफ़ी अजीब तरीके से बात कर रहा था। उस दिन वहाँ पर एक फैमिली गैदरिंग थी और वहाँ पर रोज़ के काफ़ी सारे वेल्दी फैमिली मेम्बर्स आए हुए थे। वो सब क्रिस को छू कर उसकी बॉडी की तारीफ़ कर रहे थे, उसकी फ़िज़ीक की तारीफ़ कर रहे थे, जो कि क्रिस को थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल फील करवा रहा था। और दोस्तों, यहाँ पर एक बात देखने लायक थी कि यहाँ पर जो भी क्रिस का तारीफ़ कर रहा था, भले उसका फ़िज़ीक का हो या किसी भी चीज़ का हो, वो लोग बूढ़े थे।
तभी इतने सारे वाइट लोगों के बीच में क्रिस को एक ब्लैक आदमी दिखता है और क्रिस सोचता है क्यों ना इससे बात किया जाए। उस आदमी का नाम था लोगन और जब क्रिस उससे बात करने जाता है वो भी काफ़ी अजीब तरीके से बातें कर रहा था। उसका उम्र देख के तो लग रहा था कि वो 25 से 30 साल का आदमी होगा, लेकिन उसकी बातें करने का तरीका, उसका एक्सप्रेशंस देख के लग रहा था कि ये एक 80 साल का बुढ़ा है। और तो और उसका एक वाइफ था जो कि वाइट था लेकिन उससे 30 साल उम्र में बड़ी थी। उस फैमिली रियूनियन में क्रिस एक जिम हडसन नाम के आदमी से मिलता है जो कि अंधा था और उसकी एक आर्ट गैलरी थी और क्रिस अपना सारा क्लिक किया हुआ फ़ोटोज़ उसी के आर्ट गैलरी में भेजता था। तो वो दोनों शायद एक दूसरे को पहचानते थे। वो दोनों एक साथ काफ़ी देर तक बातें करते हैं और फिर उसके बाद क्रिस अपने कमरे में जाता है। लेकिन जब क्रिस अपने कमरे में जाता है तब सारे फैमिली मेम्बर्स, सारे गेस्ट क्रिस को काफ़ी अजीब तरीके से देख रहे थे। क्रिस अपने कमरे में जाकर देखता है कि उसका फ़ोन को किसी ने चार्जर से निकाल दिया है। उसे ऐसा लगता है कि ज़रूर ये चीज़ जॉर्जिना ने किया होगा क्योंकि जॉर्जिना उसे शायद पसंद नहीं करती थी। वो जल्दी से अपना फ़ोन चार्जर में लगाता है और वो अपने दोस्त रॉड को कॉल करता है और वो उसे सब कुछ बताता है, इंक्लूडिंग वो भी कि रोज़ की माँ ने कैसे उसे हिप्नोटाइज़ किया था। रॉड को ऐसा लगता है कि ये सारे लोग ब्लैक लोगों को हिप्नोटाइज़ करके उन्हें अपना स्लेव बना के रखते हैं। तो रॉड उसे बोलता है कि भाई तू जल्दी से वहाँ से निकल जा। लेकिन क्रिस को ऐसा लग रहा था कि रॉड यहाँ पर फालतू में टेंशन ले रहा है, इसीलिए वो उसका फ़ोन काट देता है। दोस्तों यहाँ पर क्रिस जिस लोगन नाम के इंसान से बात कर रहा था, क्रिस को ऐसा लग रहा था कि वो उसे पहले कभी देखा है बस उसे याद नहीं आ रहा था। इसीलिए वो अपना फ़ोन लेकर जाता है नीचे और वो लोगन का फ़ोटो क्लिक करने की कोशिश करता है, लेकिन गलती से फ़ोन का फ्लैश ऑन हो जाता है और हम देखते हैं कि लोगन के नाक से खून निकल रहा था। तभी अचानक लोगन काफ़ी वायलेंट हो जाता है और वो क्रिस के ऊपर हमला कर देता है और वो बार बार बोल रहा था कि गेट आउट गेट आउट। यहाँ पर सारे लोग लोगन को पकड़ लेते हैं और उसे एक कमरे में लेकर जाते हैं, लेकिन उसके बाद कुछ देर में ही लोगन फिर से नॉर्मल हो जाता है। मतलब वो फिर से एक बूढ़े ऐसा बिहेव कर रहा था। क्रिस यहाँ पर काफ़ी डर गया था कि शायद उसके चक्कर में लोगन का तबीयत ख़राब हो गया हो, लेकिन अब सब कुछ कंट्रोल में था ऐसा लग रहा था। इसीलिए रोज़ उसको कंफर्ट देने के लिए बोलती है कि चलो हम लोग दोनों वॉक पर जाते हैं। कुछ देर चलने के बाद क्रिस रोज़ को बताता है कि मुझे यहाँ पर और नहीं रहना है, आई थिंक हम दोनों को यहाँ से निकल जाना चाहिए। क्रिस यहाँ पर रोज़ को अपनी माँ के एक्सीडेंट के बारे में बताता है और वो ये भी बताते हैं कि शायद उस एक्सीडेंट का ज़िम्मेदार क्रिस ही था। एक्चुअली दोस्तों जिस रात क्रिस की माँ का एक्सीडेंट हुआ था क्रिस अपने घर पर ही था। वो चाहता तो पुलिस को कॉल करके ये बता सकता था कि काफ़ी लेट हो गई है लेकिन मेरी माँ अभी तक घर पे वापस नहीं आई, लेकिन वो सारा रात टीवी देखता गया और वहाँ पर रास्ते पे उसकी माँ को कोई भी बचाने नहीं आया और उसकी माँ की मौत हो गई। गाइस जब यहाँ पर क्रिस रोज़ के साथ बात कर रहा था वहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं डीन को जो कि क्रिस की फ़ोटो के साथ बैठा हुआ था और वो लोग काइंड ऑफ एक ऑक्शन कर रहे थे और वो सिनेरियो देखकर ऐसा लग रहा था कि वो लोग वहाँ पर क्रिस को बेच रहे हैं। ये ऑक्शन जिम हडसन जीत जाता है जो कि उस आर्ट गैलरी का मालिक था। जब क्रिस रात को घर वापस आता है तो वो सबसे पहले अपने दोस्त रॉड को उस लोगन नाम के आदमी का फ़ोटो भेजता है। तभी रॉड बताते हैं कि अरे यार इसका नाम तो लोगन है ही नहीं बल्कि इसका नाम है एंड्रयू जो काफ़ी दिनों से मिसिंग है। क्रिस यहाँ पर काफ़ी डर जाता है और रॉड उसे बोलता है कि तू जल्दी से वहाँ से निकल। क्रिस जल्दी जल्दी अपना बैग पैक कर रहा था तभी उसे एक कवर्ड में एक बक्सा मिलता है। उस बक्से में काफ़ी सारी तस्वीरें थी रोज़ की और उसकी एक्स बॉयफ्रेंड की, लेकिन दोस्तों वो सारे एक्स बॉयफ्रेंड्स ब्लैक थे। अब गाइस यहाँ पर मूवी की शुरुआत में रोज़ ने क्रिस को बोला था कि तुम मेरे पहले ब्लैक बॉयफ्रेंड हो। और तो और गाइस उस तस्वीरों में वॉल्टर का भी तस्वीर था और जॉर्जियाना का भी तस्वीर था। क्रिस समझ जाता है कि ज़रूर रोज़ ने उसे फंसाया है और वो जल्दी से अपना बैग लेकर नीचे उतरता है। नीचे गेट के सामने पूरा रोज़ का फैमिली मेम्बर उसका रास्ता रोके खड़े थे और वो रोज़ को बताते कि रोज़ मुझे कार का चाबी दो, मैं यहाँ पर 1 मिनट भी रुकने नहीं वाला। लेकिन तभी रोज़ हाथ में चाबी लेकर बताती है कि सॉरी क्रिस मैं तुम्हें ये चाबी नहीं दे सकती। और जेरेमी यहाँ पर क्रिस के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले क्रिस अपने आप को बचा पाता मेसी उसे फिर से हिप्नोटाइज़ करके उसी संकिन प्लेस में ढाल देती है। जब क्रिस की आंखें खुलती है तो वो एक कमरे में अपने आप को एक सोफ़े में बंधा हुआ पाता है और उसके सामने एक टीवी रखा हुआ था। अचानक टीवी ऑन होता है और हम देखते हैं रोज़ के ग्रैंडफादर को जिन्होंने एक मेथड का आविष्कार किया था जिसके ज़रिए एक इंसान की बॉडी में किसी और इंसान को ज़िंदा रखा जा सकता है। और दोस्तों यहाँ पर इस फैमिली का सबसे बड़ा राज सामने आता है। दोस्तों यहाँ पर रोज़ और उसका फैमिली मेम्बर्स ऐसे लोगों को पकड़ते थे जो कि काफ़ी यंग हो और फिज़िकली काफ़ी फिट हो और उन विक्टिम्स को बेचा जाता था उन लोगों को जिनकी खुद की उम्र अब ख़त्म होने को आई है, मतलब वो लोग काफ़ी बूढ़े हो गए हैं और जल्दी मरने वाले हैं। यहाँ पर उस विक्टिम के ब्रेन का एक हिस्से को काट कर निकाला जाता है और फिर जिस आदमी ने उस विक्टिम को ख़रीदा है उसके ब्रेन का भी सेम हिस्सा निकाल कर विक्टिम के बॉडी पे फिट कर दिया जाता है। इसके ज़रिए जो बूढ़े लोग होते हैं उन लोगों को एक नया शरीर मिलता है
और उन लोगों की ज़िंदगी और बढ़ जाती है और यहाँ पर जो विक्टिम्स होते हैं उनकी लाइफ की जो एग्जिस्टेंस थी वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है। इस ट्रांसप्लांटेशन के बाद जो विक्टिम होता है वो हमेशा के लिए संकिन प्लेस में चले जाता है। वो वहाँ से रहकर हर एक चीज़ देख पाता है, सुन पाता है, उसके कुछ सेंसेस काम करते हैं, लेकिन वो अपने बॉडी को कंट्रोल नहीं कर सकता। वो बूढ़े लोग जिनका ब्रेन अब इस बॉडी पर लगा हुआ था, वो लोग इस पूरे बॉडी को कंट्रोल करते हैं। इससे पहले भी ये फैमिली काफ़ी सारे लोगों का ऐसा ब्रेन ट्रांसप्लांट कर चुके हैं और उन लोगों में वॉल्टर और जॉर्जिना भी थे। वॉल्टर और जॉर्जिना खुद एक विक्टिम थे और उनके अंदर रोज़ के दादा दादी का ब्रेन था। इसीलिए दोस्तों वो लोग काफ़ी अजीब तरीके से बर्ताव कर रहे थे। वो लोग दिखने में यंग लग रहे थे पर लेकिन उनका बातचीत काफ़ी बूढ़ों जैसा था। और तो और गाइस, वो लोगन नाम का आदमी जिसका क्रिस फ़ोटो उठाता है, ये वही आदमी था जिसको मूवी में शुरुआत में किडनैप किया गया था। तो उसका दादाजी का वीडियो देखकर क्रिस यहाँ पर सब कुछ समझ जाता है। तब वहाँ पर स्क्रीन पे अचानक जिम हडसन आता है जिसने क्रिस की बॉडी को ख़रीदा था। वो क्रिस को बताता है कि उसे सिर्फ उसका आँख चाहिए क्योंकि वो खुद देख नहीं सकता, इसीलिए वो क्रिस का बॉडी लेकर उसका आँख का इस्तेमाल करके खुद फोटोग्राफी करेगा। क्रिस इन सब के बाद अपने लॉक्स को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन फिर अचानक स्क्रीन पर वो कप और स्पून आ जाता है और उस स्पून का आवाज़ सुनकर क्रिस फिर से हिप्नोटाइज हो जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि डीन ऑलरेडी जिम हडसन का ब्रेन काट कर निकाल रहा था और जेरेमी यहाँ पर क्रिस को लेने के लिए आता है। वो जैसे ही क्रिस को खोलते हैं, क्रिस एक भारी सा बॉल उठाकर जेरेमी के सर पे मारता है और जेरेमी का सर फट जाता है और वो बेहोश हो जाता है। तो आपको ऐसा लग रहा था कि क्रिस हिप्नोटाइज हो गया है, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं हुआ था। क्रिस जिस सोफ़े पर बंधा हुआ था उस सोफ़े से काफ़ी रूई निकल रही थी। इससे पहले वो कप स्पून की आवाज़ सुनकर फिर से हिप्नोटाइज होता, वो काफ़ी सारे रूई अपने कान में भर लेता है जिसके चलते वो आवाज़ सुन ही नहीं पाता। वहाँ से निकल कर वो सबसे पहले आता है डीन के ऑपरेशन रूम में और उसे भी मार देता है। मेन गेट के पास मिसी थी और मिसी उसे फिर से हिप्नोटाइज करने की कोशिश करती है, लेकिन इससे पहले वो करती क्रिस उस कप को तोड़ देता है। वो एक छुरी लेकर मिसी की आँख में मार देता है और उसका जान ले लेता है। तभी पीछे से जेरेमी आकर क्रिस को रोकने की कोशिश करता है। वो बार बार गेट बंद कर दे रहा था ताकि क्रिस घर से बाहर ना जा सके, लेकिन क्रिस एक छुरी लेकर जेरेमी के पाँव में घुसा देता है और वो फिर काफ़ी बेरहमी से जेरेमी को भी मार देता है। फिर एक कार लेकर वो यहाँ से निकल ही रहा था कि तभी उसके सामने अचानक जॉर्जिना आ जाती है और उसकी कार के संग टक्कर हो जाती है। क्रिस उसे उठाता है, लेकिन उतनी देर में हम देखते हैं पीछे में रोज़ आ गई थी एक गन लेकर और वो शूट कर रही थी। लेकिन क्रिस यहाँ पर जॉर्जिना को लेकर गाड़ी में बैठा देता है क्योंकि क्रिस को पता था कि जॉर्जिना भी कहीं ना कहीं एक विक्टिम ही है। लेकिन दोस्तों जॉर्जिना की बॉडी पर अभी भी रोज़ का ग्रैंड मदर का ही कंट्रोल था, इसीलिए जॉर्जिना अचानक वायलेंट हो जाती है जिस चक्कर में उनका कार का एक्सीडेंट हो जाता है। उस एक्सीडेंट में जॉर्जिना तो मर जाती है लेकिन क्रिस बच जाता है। जब वो कार से बाहर निकलता है तब वो देखता है कि पीछे से वॉल्टर दौड़ के आता है और वो उसे पकड़ लेता है, लेकिन इससे पहले वॉल्टर उसे मारे क्रिस वॉल्टर के चेहरे पर फ्लैश ऑन कर देता है जिससे वॉल्टर होश में आ जाता है। पीछे में रोज़ गन लेकर खड़ी थी। वॉल्टर रोज़ से उसका गन लेता है और फिर उसके पेट में गोली मार देता है और फिर अपने आप को भी शूट करके मर जाता है। ये सब कुछ इतना जल्दी होता है कि क्रिस एकदम चौंक गया था। क्रिस को ऐसा लग रहा था कि रोज़ मर गई है, लेकिन दोस्तों रोज़ अभी भी ज़िंदा थी और वो फिर से गन लेने की कोशिश कर रही थी। तब क्रिस उठता है और वो रोज़ को गला दबाकर मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी हम देखते हैं दूर से पुलिस की कार आ रही थी। लेकिन दोस्तों उस कार में रॉड था। वो आता है, वो क्रिस को कार में बैठाता है और लेके चले आता है। रोज़ यहाँ पर नहीं मरती, वो रास्ते के बीच में ऐसे गिरी हुई रहती है और उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो कुछ देर में मर जाएगी। और दोस्तों इसी के साथ ये मूवी ख़त्म हो जाती है। सो अब गाइज़, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये फैमिली हमेशा ब्लैक लोगों के ऊपर ही हमला क्यों करती थी। तो एक्चुअली दोस्तों रोज़ का जो ग्रैंडफादर थे वो एक्चुअली में एक ओलंपिक एथलीट थे और वो ओलंपिक में एक ब्लैक आदमी से हार जाते हैं और सेकंड पोजीशन पे आते हैं। तभी से उनके दिमाग में आता है कि शायद ये जो ब्लैक लोग होते हैं वो लोग फिज़िकली एक नॉर्मल वाइट पीपल से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, इसीलिए वो लोग हर बार एक ब्लैक लोगों को अपना विक्टिम बनाते थे। सो गाइज़, आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा और अगर पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक देना। किसी और मूवी का एक्सप्लेनेशन आपको सुनना है तो मुझे वो आप कमेंट में बता सकते हो। मिलेंगे किसी और दिन, तब तक के लिए गाइस हैव अ नाइस डे।